हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद है सभी बहुत अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई जो है और बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है ना। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर, ये अंतिम वीडियो है द्विघात समीकरण का। इससे पहले मैंने जितनी भी वीडियो अपलोड की हैं, फाइनल टच वीडियो है ना, फाइनल टच मतलब बोर्ड की तैयारी वाली वीडियो, वो सब आप लोग देख लें। और उम्मीद है, उम्मीद क्या, पूरे पूरे चांसेस है कि इससे बाहर आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। मैंने सब चीजें कवर कर दी हैं। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन बचे हैं जो कि पिछली वीडियो में भी कवर हो सकते थे, लेकिन वीडियो थोड़ी लंबी होने की वजह से नहीं कराए मैंने। और वो शाब्दिक प्रश्न है, वार्तिक प्रश्न जो लिखे रहते हैं। और आज आपके सामने 4 क्वेश्चन और हैं, 10 क्वेश्चन बस इसमें हम लोग करेंगे। और यही अधिकतर संभावना है कि इन 10 क्वेश्चन के अंदर से ही आपको इस शाब्दिक प्रश्न वाला अगर पेपर में सवाल आता है तो मिल जाएगा। ठीक है ना। आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये द्विघात समीकरण और इससे पहले वाला तीसरा चैप्टर यानी कि 2 चर वाला रैखिक समीकरण 18 नंबर का पोर्शन है भैया, कम नहीं होते 18 नंबर। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है और इसी कारण थोड़ी वीडियोस भी ज्यादा इसकी मेरे बनी है। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इन क्वेश्चंस की और फटाफट इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। आपकी स्क्रीन पे 10 क्वेश्चन हो जाएंगे फिर टोटल। और पहला क्वेश्चन यानी कि 7वां क्वेश्चन इस वीडियो में पहला, और आपका जो वार्तिक या शाब्दिक प्रश्न उसमें 7वां। क्या कह रहा है कि एक भिन्न में, ठीक है ना, एक भिन्न में हर उसके सॉरी, दोबारा पढ़ते हैं कि एक भिन्न में हर उसके अंश के 2 गुने से 1 अधिक है। यह भिन्न तथा उसके व्युत्क्रम का योगफल 2 सही 16/21 है। तो भिन्न ज्ञात करो। बड़े आसान सवाल होते हैं भिन्न वाले। कारण क्या है, क्योंकि ज्यादा इसमें सोचना नहीं पड़ता, आपको सिर्फ इतना पता ही रहता है कि अंश बटे हर जो है, अंश ऊपर होता है और हर नीचे होता है, ये भिन्न होती है। ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, हल करते हैं क्वेश्चन को और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस उसकी कंडीशंस देखते हैं। एक भिन्न में हर, ठीक है ना, भिन्न में जो हर है उसके अंश के, देखो मैंने आपको पहले भी बहुत चीजें बताई हैं और अब फिर बता रहा हूं कि इन क्वेश्चंस के अंदर x किसको मानते हैं, चाहे वो आयु वाला क्वेश्चन है या वो किसी भी तरीके का जिसके अंदर हमें किसी भी चीज को x मानना है और उस x को लेकर के ही समीकरण बनानी है, तो हम किसको बनाते हैं, मानते हैं। तो मैं सिंपल तरीके से बताता हूं, जिस भी चीज से या जिस भी चीज से आपकी तुलना कर रहे हो किसी की, जैसे इस वाले सेंटेंस में देखें, इसमें हर की तुलना अंश से हो रही है, वो अंश से ही 2 गुना हो रहा है, या जो कुछ भी हो रहा है अंश से ही 2 गुना हो रहा है। तो तुलना किससे है, अंश से है। तो हम ऐसा करते हैं, माना, ठीक है, माना हम भिन्न का अंश ही मान लेते हैं, माना भिन्न का जो अंश है, ठीक है बेटा, अंश, उसको हम लोग x मान लेते हैं। तो जब x मानते हैं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कहा है कि एक भिन्न, तो भिन्न क्या बनेगी मेरी, मैं भिन्न बना लेता हूं। तो भिन्न बनेगी बेटा x बटे वाई, x बटे अंश बटे हर होता है या नहीं होता है, क्या अंश बटे हर होता है। अब उसने कहा है कि जो अंश है वो तो x हमने मान लिया है, लेकिन हर उसके अंश के 2 गुने से 1 अधिक है। यानी कि अगर मैं हर का 2 गुना कर दूं, अंश का 2 गुना कर दूं और उसमें 1 जोड़ दूं, तो कहने की बात यह है कि मेरी जो भिन्न है वो है x बटे 2x+1। इतना अगर आपको समझ में आ गया होगा बेटा तो बहुत दिक्कत नहीं है इस सवाल के अंदर और आसानी से सवाल हल हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब अगर बात करें अगली लाइन की, यहां तक हमने कवर कर लिया, ये पूरा का पूरा हमने कवर करके ये पहली कंडीशन हमने ले ली। अब अगेन, ठीक है, नहीं पुनः, ठीक है, पुनः अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या हिंदी में प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं, ऐसी जरूरी नहीं है कि आप ATQ लिखें, प्रश्नानुसार। क्या पता किसी को समझ में भी ना आवे कि ATQ, कहीं ना बोर्ड की परीक्षा बाहर जाती है, बोर्ड की परीक्षा में कॉपी बाहर जाती है भाई, है ना, पता नहीं क्या है, तो ये भी यूज कर लो प्रश्नानुसार। कह रहा है कि यह भिन्न तथा उसके व्युत्क्रम। तो भिन्न का व्युत्क्रम क्या होगा, अच्छा देखिए, ये तो हमारी भिन्न है, ठीक है, x+2x+1। इसका व्युत्क्रम मतलब आप किसी भी भिन्न का व्युत्क्रम करते हो तो सीधी बात है कि अंश को हर और हर को अंश बनाते हैं। मतलब कि 2x+1 को ऊपर रखेंगे और बेटा x को नीचे रखेंगे, दैट इज इक्वल टू हमारा बन जाएगा 2 सही 16/21, 2 सही 16/21। बस इसी से हम लोगों को काम करना है और द्विघात समीकरण बनानी है। तो द्विघात समीकरण बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
इस द्विघात समीकरण को बनाने के लिए ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे। अच्छा, इसको अगर सही खोल के लिखें, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 में 16 जोड़ लो, 8 58। तो फाइनली अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस ले आऊं कि 21 दूनी 42 और 16 58/21 इसको लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी, 58/21, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब एक बात सुनिएगा, आराम से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या इस द्विघात, ये अभी कोई समीकरण नहीं है, इससे पहले वाली वीडियोस मैंने जो करवाई हैं उसमें कुछ सवाल ऐसे करवाए हैं कि ऐसे समीकरणों को हल करवाया जिनको द्विघात समीकरण बनाया जा सकता है, वो भी ये भी एक ऐसा ही सवाल बन गया आपके पास यहाँ। तो या तो एक तरीका है कि इसका एलसीएम यहीं ले लो और फिर करना शुरू कर दो, या फिर एक तरीका और है बेटा, क्या कि आप लोग इसमें थोड़ा सा माना कर लो। माना क्या कर लें कि जो x बटे 2x + 1 है उसको आप नया वेरिएबल y कह लो, ठीक है। तब जो समीकरण है ऊपर वाली, तब ये हमारी जो नंबर 1 समीकरण है, ठीक है, तब जो समीकरण 1 है, समीकरण 1 वो कैसे परिवर्तित हो जाएगी, देखिए y + 1/y बराबर 58/21। मैं ये कहना चाह रहा हूं जरूरी नहीं है कि आप y मान के ही करें, ये आपकी इच्छा के अनुसार है, आप डायरेक्ट भी यहां से हल करना कर सकते हो। तो ये जब इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास तो y एलसीएम आ जाएगा, तो y² + का 1 = 58/21। अब जब इसकी ब्रज गुणा करेंगे आप तो आसानी से हमें एक समीकरण प्राप्त होगी। तो मैं यहां से ना, थोड़ी स्पेस मुझे जगह यहां दिखाई दे रही तो मैं यहां पे लिखूंगा, देखिए यह आ जाएगा 21y² + के 21, ठीक है ना, बराबर 58y, या फिर 21y² - के 58y और प्लस के 21 बराबर 0, ठीक है बेटा। अब अगर मैं 21 देखिए अब क्या करना है, ये एक द्विघात समीकरण नजर आ रही है आप लोगों को इन टर्म्स ऑफ किसके पदों में, y के पदों में। तो इसको हल करेंगे तो कैसे करेंगे, 21 की 21 में गुणा कर लो, 21 कितना होगा आपके पास, 21 का वर्ग, ठीक है, कितना होता है 21 का वर्ग, अभी देख लेते हैं, 441 शायद होता है, हाँ 441 ही होता है ना। अब 441 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिन्हें जोड़ने पर 58 आ जाता हो, 441 के ऐसे टुकड़े करने जिन्हें जोड़ने पर 58 आ जाता हो, ठीक है। तो मैं यहां पे करूंगा इस सवाल को, यहां पे करूंगा। तो 441 के ऐसे टुकड़े जिन्हें जोड़ने पर 58 आता हो, तो फैक्टर कैसे किए जाएं, सोच लो, जोड़ने पर 58 आता हो। तो अगर हम लोग जैसे 55 नहीं 7 या 21 होता है ना, तो 7 या 21 होता है, ठीक है। तो इसके फैक्टर जो है 21 7 या 21 होता है आपके पास में, तो क्या बनना चाहिए, ठीक है, तो क्या बनना चाहिए भैया फैक्टर इसके फैक्टर जो है सोचने पड़ेंगे थोड़ा सा, वीडियो तब तक पॉज कर लेते हैं, पॉज तो कर ली, चलो नहीं आ गया, देखो बहुत आसानी से आ गया, कि अगर हम लोग देखो हमें लास्ट में लाना है 441, ये चीज़ें सीखने की होती हैं, 441 यानी कि लास्ट का नंबर 1 आएगा, और तो 1 या तो आ सकता है 7 की और 3 की गुणा से, है ना, 7 की 21 आके तब 1 आता है लास्ट में, या फिर 9 की 9 में गुणा करके, है ना। अच्छा 7 और 9 में तो कोई कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं कि 58 8 बन जाए, तो ना, हाँ इसमें बन सकता है। तो अच्छा हम लोग करें, अगर हम लोग करें, समझ आ गया मुझे कि 49 की गुणा 9 में करके देखो, 9 81 1 और 9 36 हो गया, और 49 और 9 होते हैं आपके 441, तो हो गया वाका काम आपका। तो बेटा ये देखिए जरा यहाँ से, तो इसे लिखेंगे 21, है ना, यहाँ से यहाँ जाएंगे 21y² माइनस क्या लिखा था हमने, 49 और 9, है ना, 49 और 9, और माइनस 49y माइनस 9y, या थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, और प्लस के 21 = 0, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं कॉमन निकालूं इसमें से, क्या कॉमन निकलेगा आपके पास में, y कॉमन निकाल लो, ठीक है। 21 और 49 में भी कुछ कॉमन है, 7 कॉमन है, 7 या 21 होता है, और 7 7 49, तो 3y माइनस बेटा कितना आ जाएगा आपके पास में 7, ठीक है। एंड इसमें से आपका
3 कॉमन आ जाएगा तो y माइनस के 7, 3y माइनस के 7 बराबर 0। ठीक है, तो फाइनली अगर हम इसको हल करने के लिए जगह चाहें तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपने नोट कर ही लिया होगा। क्वेश्चंस को मैं हटा दे रहा हूं उसको ऊपर से, है ना, ये वाला केवल ऊपर का पोर्शन हटाऊंगा, है ना, केवल और केवल ऊपर वाला पोर्शन ही हटाऊंगा और इसी में हल कर दूंगा इसको मैं। ठीक, तो मेरे पास जो यहां से देखेंगे बेटा सब लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे कि 7y और माइनस का 3 और बेटे ये आ जाएगा 3y और माइनस का 7 बराबर 0, है ना। तो यहां से आप y के दो मान निकाल सकते हैं, यहां से आप y के दो मान निकाल सकते हैं कि देखिए यदि आपके पास में यदि 7y माइनस 3 बराबर 0 होगा तो y का मान 3/7 निकलेगा, और यदि आपके पास में 3y माइनस 7 बराबर 0 रहेगा, 3y माइनस के 7 बराबर 0 रहेगा तो y का मान आएगा 7/3। तो इन दो अलग अलग मानों के लिए x के दो अलग अलग मान निकलेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहां से ध्यान देंगे, यहां से, क्योंकि y का मान हम लोग एक चीज लेके चलते हैं अभी कि इसी में चलते हैं, इसी में थोड़ा सा आगे चलते हैं कि यदि हम लोग y का मान y बराबर 3/7 लेके चले तो x बराबर यहाँ पे x बटे 2x प्लस 1 बराबर आ जाएगा 3/7। ठीक है ना आपके पास में, ठीक है भाई। तो फाइनली बेटा तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7x बराबर 6x प्लस का 3। ठीक है ना। देखो क्या किया है, 7 किधर और ये देखिए इसको उधर लेके आएंगे तो यहां से x का मान सीधी सीधी बात है 3 निकल आएगा, x का मान 3 निकल आएगा। ओके, ये तब आया जब हम y का मान बेटा ले रहे हैं 3/7। ठीक, अब ठीक है, ये तो तब आया जब मैंने y का मान ये कंसीडर करके चला हूं। ठीक है, लेकिन अगर y का मान ये कंसीडर करके चलेंगे तो तब क्या आएगा, उसको कहां करें यार, मैं बहुत गलती कर रहा हूं, मेरे को क्वेश्चंस कम लिखने चाहिए बोर्ड पे और मैं समय बचाने के चक्कर में ज्यादा लिख दे रहा हूं। तो चलिए कोई बात नहीं, ओके। आई थिंक मुझे चाहिए था कि मैं इसको थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ले लें, अभी थोड़ा सा रफ करूंगा मैं, और मैं चाह रहा हूं कि ये वाला पोर्शन आई थिंक यूजलेस हो गया हमारे लिए। कौन से वाला, ये वाला और ये वाला, है ना, ये वाला, इसका कोई, क्योंकि इसका यूज हो जाएगा थोड़ा बहुत, तो मैं थोड़ा सा बेटा यहां से रफ कर रहा हूं। कहां से रफ कर रहा हूं, यहां से रफ कर रहा हूं, यहां से। ठीक, ओके, क्योंकि वो वाले काम की चीजें हैं। और यहां के बाद आप लोग स्टार देखेंगे, ये वाला स्टार, डबल स्टार देख लेंगे और यहां पे देख लेंगे। थोड़ा सा ध्यान देना है भाई, कभी कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन आप लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे सब लोग बच्चे हैं और क्वेश्चंस कर रहे हैं तो समझ जाएंगे, मुझे उम्मीद है पूरी समझ में आ जाए कहां से क्या क्वेश्चन जा रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं यदि, ठीक है, यदि हम लोग y का दूसरा मान यानी कि y बराबर 7/3 लेके चलें तो y है क्या एक्चुअली, ये है y, है ना, यही तो है, x/2x प्लस 1 बराबर 7/3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो यहां से आ जाएगा 3x बराबर 14x प्लस के 7, या फिर माइनस के इधर लेके आएंगे 11x बराबर 7, या x बराबर जाएगा आपका मान 7/-11। आई थिंक ये मान कुछ हमें खुशी नहीं दे रहा अंदर से ना, फील नहीं आ रहा कि हाँ यार ऐसा भी हो सकता है। तो हम किसके लिए काम करेंगे, सिर्फ x बराबर 3 के लिए काम करेंगे। तो हमारे काम की जो चीज है वो यहां से आप लोग जाएंगे, यहाँ पे मैं उधर वाला भी रफ कर रहा हूँ। ठीक है, रोक रोक के वीडियो को नोट कर सकते हैं क्वेश्चंस को, है ना आपके पास में। तो यहाँ से तो हम लोग क्या लिखते हैं, जो मान्य मान है हम, तो हम ये लिख लें, हम x बराबर 3 के लिए ही बात करेंगे, कि क्योंकि ये तो हमारा ठीक सा नहीं लग रहा मुझे। तो अगर x बराबर 3 है तो भिन्न क्या हो जाएगी, बताइए बेटा, भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी ये, है ना, भिन्न तो यही मानी थी ना, 3/2 गुणे 3 प्लस 1 बराबर 3/6 और 1 7, 3/7 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3/7 फाइनली आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये था, थोड़ा सा इसको ट्विस्ट करा है क्वेश्चन को यहाँ y मान करके। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए, अगर यहाँ पे भाई 14x प्लस 7 है, मिट गया मेरी जैकेट से। ओके,
तो स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर ऐसे आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा तो मैं पूरा रफ कर रहा हूँ और इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, एक तरीके से और हल कर सकते हैं। वो कैसे इसको पूरे को यहां से भी हल करो, जो हमने y मान के करा है, y मानने की आवश्यकता नहीं रहेगी उसमें क्या रहेगा, सीधी सीधी बात है, इसका एलसीएम आप ले लेंगे, x इंटू 2x प्लस का 1, इस x की इधर गुणा करेंगे तो x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस का 1 का होल स्क्वायर, इसकी गुणा इसमें करेंगे और आ जाएगा 58/21, ठीक है बेटा। और जब इसको हल करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस के a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर है ना, प्लस के 2ab बटे 2x स्क्वायर प्लस के x बराबर 58/21, ठीक है। यहां से आप लोग यहां देखेंगे ब्रज गुणा कर देंगे तो आ जाएगा, या सॉल्व कर लो थोड़ा सा, एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा आपका कितना 5x स्क्वायर, ठीक है ना, और प्लस के 4x प्लस का 1 बटे आपके पास में ये 2x स्क्वायर प्लस का x है ना इज इक्वल टू 58/21। तो मेरा कहने का मतलब ये, जब इसकी ब्रज गुणा करेंगे तो आ जाएगा 21 इंटू, ठीक है, 5x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस 1 बराबर, यह आ जाएगा आपके पास में 2x स्क्वायर और x और इंटू 58। तो जब इसे आप सॉल्व करोगे तो आपको एक द्विघात समीकरण दिखाई देगी, और जो कि दिख रही है अभी भी, उस द्विघात को जब समीकरण को हल करोगे, उसको हल करने के बाद भी x का मान आपको 3 प्राप्त होगा, जैसे यहां पे हमें प्राप्त हुआ था अभी जो मैंने सॉल्यूशन किया था। तो ये भी कर सकते हो आप, जो आपको सही लगता हो। पेपर आपको देने हैं, मेरे को तो देने नहीं है, जो आपको सिंपल लगता हो दैट्स जो भी बढ़िया वो आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर हमारा, यहाँ पे मैं TRY लिख दे रहा हूं, तो आप इस तरीके से भी हल करके देखें, आपकी कम से कम प्रैक्टिस तो हो ही जाएगी, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन 7 खत्म है, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो 8वें क्वेश्चन के अंदर ये आयु संबंधित सवाल है। कैसे सवाल है? आयु संबंधित। तो मैं रफ कर रहा हूं, आप लोगों को बीच में वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे, है ना, ठीक है, ओके। तो हमारे पास अब स्पेस ज्यादा मिल जाएगी हमें, ठीक है ना, अब हमें सवाल करने की स्पेस ज्यादा मिल जाएगी, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है रोहन की मां, ठीक, किसकी मां? रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है। उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो रोहन की आयु ज्ञात करो। तो इसमें x किसको मानना है? दैट्स द पॉइंट, यही पॉइंट है कि इसको मैंने कहा कि जिससे तुलना होती है। अब देखो, रोहन की तुलना उसकी मां से हो रही है, मां की सॉरी, मां की तुलना रोहन से हो रही है, समझ लो। रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो सीधी बात है रोहन से ही तुलना हो रही है। अगर रोहन की आयु 1 वर्ष है तो उसकी मम्मी की आयु 27 वर्ष है, ठीक है ना, 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, तो हम लोग मान लेते हैं, हल कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बेटा, ध्यान से देखना कि हल कर रहे हैं कि माना, ठीक है, माना रोहन की आयु जो है, ठीक है, रोहन की आयु हमने x वर्ष मान ली, और ये वायु कैसी है? वर्तमान है, ध्यान रखना, ये भी चीज ध्यान रखने वाली बात है। या लिख भी सकते थे, माना रोहन की वर्तमान आयु, ये सेंटेंस पूरा कंप्लीट किया जा सकता था, अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, ब्रैकेट में वर्तमान लिख दिया, तो इससे भी समझ में आ जाएगा आपको, ओके। तो रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है वर्तमान में, ठीक है। तब अगर बात करें मां की जो आयु रहेगी, वो कितनी होगी इस समय की? वो रहेगी x प्लस 26, या नहीं है? यही तो होगी, क्वेश्चन के अंदर यही तो कहा है कि रोहन से 26 वर्ष बड़ी है ना भाई, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बेटा, अब हम लोग क्या करेंगे, यहां तक का हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। उसकी आयु और गुणनफल, और उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 होगा, 3 वर्ष पश्चात। देखिए, अब बात करते हैं 3 वर्ष पश्चात बात करते हैं। जब 3 वर्ष पश्चात बात करेंगे तो 3 साल बड़ा जो है हमारा रोहन भी हो जाएगा। उसकी आयु अगर x वर्ष रही है वर्तमान में, तो 3 वर्ष बाद x प्लस 3 हो जाएगी। या ये कहिएगा कि अगर 10 साल का है इस समय, तो 3 वर्ष बाद 13 साल का, 3 जुड़ जाएगा।
तो हम लोग ये कहेंगे कि रोहन की जो आयु है बेटा, रोहन की आयु जो है वो होगी x+3, और माँ की जो आयु होगी, माँ की आयु जो होगी, ठीक है ना, वो भी आपकी x+26 तो पहले से थी ही, और 3 साल बूढ़ी और हो जाएगी बेचारी, तो कहने की बात x+29, ठीक है। अब इसका और इसका गुणनफल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा है कि x+3 और आपके पास में x+29 का जो गुणनफल है वो 360 है। अब यहां से एक द्विघात समीकरण बनेगी, आंसर मिलेगा, तो अंदर गुणा कर लो, x² प्लस के 29x प्लस के 3x और प्लस के 29 की इसमें गुणा, 3 नम 27 का 7 ऐसे लेके दो, 3 दूनी 6 और 2 8 बराबर 360, ठीक है। या x² प्लस के 32x और प्लस के 87 माइनस 360 बराबर 0, नो दिक्कत। x² प्लस के 32x और आपके पास में ये कितना आ जाएगा बेटा, बताइए कितना आ जाएगा, 87 घटाना है 360 में से, तो 10 में से 3 बचा और 15 में से 8 जाके 7 बचा और यहाँ 2 बचे, 273, आपका माइनस का 273 बराबर 0, ठीक है। अब ये एक द्विघात समीकरण है और 273 के से टुकड़े करने हैं जिन्हें घटाने पर 32 आ जा रहा हो, ठीक है, जिन्हें घटाने पर 32 आ जा रहा हो। तो द्विघात समीकरण जो आपकी बनी है, ठीक है, इस द्विघात समीकरण को हल करने के आपके कई तरीके हो सकते हैं, ठीक, आपके पास में। तो देखें फैक्टर क्या बनेंगे, सोचो जरा, 273, देखें अगर 39 और क्योंकि आना चाहिए 3, 9 सत्ते 63, हाँ ठीक है, देखते हैं जरा, 39 में से 7 घट के 32 भी बचेंगे ना, 9 सत्ते 63 का 3 हासिल लगे आपका 6, 9 तिया और 7 तिया 21 और 6 हो गए, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है मेरे भाई। तो आ जाएगा x² प्लस आपके पास में 39 माइनस 7x और माइनस 273 बराबर 0, ठीक है मेरे भाई। कहाँ गया मेरा डस्टर, रुमाल, ओके। तो यहां से x² प्लस आपके पास में आ जाएगा 39x माइनस 7x माइनस आपके पास में 273, ठीक है। यहाँ से x कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 39 और यहाँ 7 कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 39, ठीक है, चेक कर लो, 7 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो यही आएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो फाइनली यहाँ से देख लेंगे आप यहाँ पर, ठीक, यहाँ से है ना, तो 2 फैक्टर मेरे को मिले, एक मिला x माइनस 39, x प्लस 39 मिला एक, है ना, और एक मिला x माइनस के 7 बराबर 0। तो यदि हम लोग बात करें x प्लस 39 बराबर 0, तो x इज इक्वल टू माइनस के 39, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि किसी की आयु माइनस में थोड़ा ही होती है कि पैदा हुआ और माइनस में चला गया, है ना, थोड़ा ही है, तो ये तो मान्य नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं यदि हमारे पास x माइनस 7 को हम 0 के बराबर कंसीडर करके चलते हैं तो x का मान आता है 7, और ये सही है। इसका मतलब 7 क्या आ गया, रोहन की जो आयु है, रोहन की आयु जो रहेगी बेटा वो रहेगी 7 वर्ष, क्योंकि हमने इसी को x माना था, चेक कर लो ऊपर। और माँ की जो आयु है, किस किस की चाहिए हम आयु, रोहन की आयु चाहिए, तो माँ की भी निकालते रहे, माँ की आयु जो रहेगी वो इससे 30 साल बड़ी है, 23 साल बड़ी है, नहीं 23 साल 26 साल बड़ी है, ठीक है। तो आ जाएगा आपके पास में 33 वर्ष, कितने वर्ष, 33 वर्ष। तो चेक कर लो आंसर, ये इसके आंसर्स हैं, ठीक है, आपके पास में, ओके। तो चलिए अब फटाफट स्क्रीनशॉट लें या जो भी आपको बेहतर लगता हो, क्योंकि जरूरी क्वेश्चन था, इसको नोट करें और हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और आई थिंक ये हो गया कवर, तो इसको भी हटाऊंगा मैं, स्पेस आएगी मेरे पास और भी, है ना, और भी जगह मुझे मिलेगी सवाल हल करने की। चलिए तब तक आप पढ़िए क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए, क्या क्वेश्चन है क्या है नहीं है। और 8वां क्वेश्चन मैंने कर दिया है, तो आई थिंक ये वाली जगह भी इस्तेमाल में अब आ जाएगी, है ना। चलिए 9th क्वेश्चन एक ज्यामिति क्वेश्चन है, ज्यामिति पर आधारित क्वेश्चन है, क्योंकि त्रिकोणमिति मतलब त्रिभुज की बात इसमें हो रखी है,
देखिए एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखो सबसे पहले समझिएगा, समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है और ये वाला इसका आधार होता है ना, और ये इसका लंब होता है और ये हमारा कर्ण होता है, सबसे बड़ी भुजा। और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है इस समकोण त्रिभुज का, वो तो है 1/2 आधार, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था क्लास 9th में भी बहुत यूज किया है, गुणे लंब। ये भी कह सकते हैं लंब को, अगर इसे कुछ लोग ऊंचाई भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऊंचाई। तो 1/2 आधार गुणे, इसकी जगह लंब की जगह हम लोग ऊंचाई शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई साहब कह रहे हैं एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है। ओके, आधार की माप ज्ञात करनी है, यहां तक तो बात होगी, लेकिन कंडीशंस कहां है, जबकि ऊंचाई आधार की लंबाई से, देखो ये लाइन है सबसे मेन, ये वाली लाइन, इसी से एक्स निकलेगा, जबकि ऊंचाई आधार की लंबाई से, तो तुलना किससे हो रही है, आधार की लंबाई से, आधार की लंबाई से। तो हम लोग आधार को x मान लेंगे। तो माना, हम लोग सवाल हल कर रहे हैं 9th का हल है ये, तो कि माना, ठीक है, समकोण त्रिभुज का, समकोण, ठीक है, त्रिभुज का आधार जो है वो x है, x सेंटीमीटर मान लो, जो भी है x है, इतना ले लें। अगर आधार x है तो ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई मतलब समझ पा रहे हो, ऐसे ऐसे बात करते हैं थोड़ा दिखा करके, आधार x है, ये ऊंचाई है, ये आधार है, ठीक है, और ये आपकी ऊंचाई है, ऊंचाई कहो या लंब कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर ये x है तो उसने कहा है आधार की माप ज्ञात कीजिए, जबकि ऊंचाई, ये ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कि ये अगर x है तो ये x प्लस के 7 है। क्लियर है, तो उसे लैंग्वेज में लिख दो। तब समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो होगी बेटा, वो होगी आपकी कितनी, x प्लस 7, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कहा गया है कि समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, वो 30 वर्ग सेंटीमीटर है, 30 है। और आपको अभी फॉर्मूला बताया कि वो होता है आधार 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, है ना। तो अगर मैं यहां फॉर्मूला लगा दूं 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है, आपके पास में बराबर रहेगा 30 के। अब ये देखिएगा 1/2 आधार कितना है, x है, ऊंचाई कितनी, x प्लस 7 है, बराबर होगा 30 के। इस दो को इधर भाग में, इधर गुणा में चला जाएगा, और इसके अंदर गुणा कर लो, x² प्लस 7x बराबर 60, या x² प्लस के 7x माइनस के 60 बराबर 0। अब 60 के टुकड़े इन्हें घटाने पर 60 के ऐसे टुकड़े घटाने पर 7 आता, तो 12 बजे 60 होते हैं, x² प्लस के 12 माइनस 5 x माइनस 60 बराबर 0। तो या फिर x² प्लस के 12x माइनस के 5x और माइनस के 60 बराबर 0, या x कॉमन निकालें तो x प्लस के 12 आ जाएगा, यहाँ से 5 कॉमन निकालें तो x प्लस के 12 बराबर 0, या जगह x माइनस 5 और ये आ जाएगा x प्लस 12 बराबर 0। तो यहाँ से फिर यहाँ चलेंगे आगे की तरफ और लिखेंगे कि यदि x माइनस 5 बराबर 0 तो x का मान आ जाएगा 5, ठीक है। और अगर यदि हम लोग बात करें कि x प्लस 12, दूसरा जो गुणनखंड है, ये दूसरा गुणनखंड है, इसको 0 के बराबर रखें तो x की वैल्यू हो जाएगी -12, और ये अमान्य हो जाएगा, क्योंकि लंबाई कभी माइनस में नहीं होती है, ऊंचाई हो कुछ भी, भुजा की लंबाई माइनस में थोड़ा ही ना होगी समकोण त्रिभुज की, ठीक है भाई। तो x बराबर 7 हमारा सही आंसर है, लेकिन हमें क्या क्या निकालना, आधार की माप। तो आधार की माप क्या है, समकोण त्रिभुज का आधार x माना है, तो आधार की माप जो है वो कितने आ जाएगा आपके पास में, x बराबर 5 मात्रक, मतलब सेंटीमीटर में तो मीटर में जो भी होगा, मात्रक हमने लिख दिया है। अच्छा, इस क्वेश्चन में थोड़ी बात और भी बढ़ाई जा सकती थी, अगर मुझे ऊंचाई निकालनी होगी तो क्या हो जाएगी बताओ, ऊंचाई की माप कितनी हो जाएगी बताओ, ऊंचाई की माप x प्लस 7, यानी कि 5 प्लस 7 बराबर कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा, 12 मात्रक।
लेकिन अगर कर्ण पूछ ले, कर्ण 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 कैसे निकलेगा भाई, पाइथागोरस लगा देंगे कि आधार का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग, है ना आपके पास में। तो आधार कितना है, 5 का वर्ग 25 प्लस 144 इक्वल टू 169। तो कर्ण अगर देखा जाएगा तो कर्ण आ जाएगा आपका 13 मात्रक, ठीक है ना। तो अगर कोई भी तीनों में से कोई पूछा जाएगा तो आप इससे कर सकते हैं। ये चीज कैसे हुई है, क्या हुई है, थोड़ा सोचना बैठ के कैसे हुआ, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका कवर है, एक क्वेश्चन बचता है और उसको फिनिश करके इस चैप्टर को फिनिश करते हैं, फिर नेक्स्ट चैप्टर के अंदर आपको फाइनल टच देंगे, ठीक है। रफ कर दें, ओके ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान घुमाएं, और वो भी भैया आसान क्वेश्चन है, इतना कुछ ज्यादा मतलब ऐसा हाई एंड फाई क्वेश्चन नहीं है कि आपको दिक्कत कर जाए इसमें। पढ़िए जरा सवाल क्या है, पढ़िए क्या सवाल है भाई, पढ़ते हैं जरा, एक मिनट को हटा दे इसको भी, चैप्टर खत्म है अब तो, चल तुम भी जाओ भाई, ठीक है। ये बहुत दिनों से अटका पड़ा था यहाँ। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। देखिए कह रहा है कि दो वर्गों के अक्षेत्रफलों का योग जो है 468 मीटर वर्ग मीटर है। दो वर्ग हैं, ये 10th क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ कर रहे हैं। वर्ग होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। एक वर्ग सपोज कर लो ये है, एक वर्ग सपोज कर लो ये है ना। और यदि उनके परिमापों का अंतर, परिमाप होता है चारों भुजाओं का योगफल, ठीक है, इतना है तो दोनों वर्गों की ऊंचाई ज्ञात करो, ठीक है। तो एक काम कर लो, मान के चलो कि इसकी जो भुजा है, माना, ठीक है, माना पहले, माना वर्गों की भुजाएं, ऊपर लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, ऊपर से सही आएगा, लिखते हैं ना यहां से, है ना। माना वर्गों की, ठीक है ना, आपके पास में भुजाएं क्रमशः ए मात्रक, ठीक है, मात्रक मतलब कोमा बी मात्रक है। ए भी मान रहा हूं मैं, या एक्स वाई मान लें, क्या मान लें, एक्स मात्रक मान ली या वाई मात्रक मान ली है। कहने की बात ये कि मान के चलो कि ये एक वर्ग है, इसकी तो भुजा एक्स हो गई, एंड दूसरा जो वर्ग है इसकी भुजा आपकी वाई हो गई, ठीक है। अब देखो पहले वर्ग का परिमाप देखो आप, पहले वर्ग का परिमाप कितना होगा, परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग। तो ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो एक्स 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 4x हो जाएगा, ठीक है। और जो दूसरा है, दूसरे वर्ग का परिमाप दैट इज इक्वल टू, ये भी y, तो ये भी y, ये भी y और ये भी y, तो मिलेगा आपके पास में 4y, ठीक है। अब उसने कहा है इनका जो अंतर है वो 24 है, तो यानी कि 4x माइनस के 4y बराबर 24, ठीक भाई। तो x माइनस वाई बराबर 24/4, बात समझ में आई। इस 4 को कॉमन निकाल के 6 चौक 24, तो x माइनस वाई बराबर आ गया 6, ये यहाँ पे x का मान आ गया 6 प्लस वाई, इसको बना के यहीं छोड़ दो, ये यूज में आएगा। अब पहले लाइन पे जाओ, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का जो योग है, देखो पहले यहाँ पे ए टी क्यू वाई, ए टी क्यू, है ना। पहले वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बताओ कितना होगा, एक्स स्क्वायर होगा, नहीं भुजा का वर्ग होता है, इसका भी एक्स स्क्वायर होगा, इसका वाई स्क्वायर होगा। और जो दूसरा है, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना जाएगा, वाई स्क्वायर। भाई साहब कह रहे हैं इनका जो योग है, तो ए टी क्यू, यहाँ आ जाओ, ए टी क्यू, ए टी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि एक्स स्क्वायर को वाई स्क्वायर में अगर मैं जोड़ देता हूं तो मेरे को मिलता है 468, ठीक है। लेकिन अब द्विघात नहीं बन रही है, तो ये वाला आइटम यहाँ पे काम आएगा। एक्स का जो मान है ना, इसको आप कह लीजिए, है ना। तो यहाँ लिख लेंगे समीकरण 1 से एक्स का मान, समीकरण ये आपकी 2 है, 2 में रखने पर, तो रखेंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर बराबर 486, 468 है वो, 86 नहीं है, 68 है, ठीक है आपके पास में, ओके।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 12y प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। ठीक है, वाई स्क्वायर हो गया 2y स्क्वायर प्लस के 12y, ठीक है आपके पास में, प्लस के 36 माइनस के 468 बराबर 0। ठीक, आपके पास में तो ये आ जाएगा 2y स्क्वायर और प्लस के 12y, और जब 468 में से 36 घटता है तो बचता है माइनस का 2 और फिर 3 और फिर 4, 432। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, इक्वल टू 0। पूरी समीकरण में से 2 कॉमन निकल सकता है तो आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस के 6y माइनस के 2 1 6 बराबर 0। 2 खत्म हो जाएगा तो हमारा, अच्छा इसको भी रफ करते हैं। अब तो हमें क्या कहा गया है, दोनों वर्गों की भुजाएं निकालनी, एक्स और वाई के मान निकालने, सीधी बात है, बस इतना याद रखेंगे। हटा दो उसको भी तो निकल आएंगे। पहले यहां से वाई का मान निकाल लेते हैं, यहां रख करके एक्स का भी निकल आएगा। तो यह आ जाएगा वाई स्क्वायर, 216 के से टुकड़े करने हैं, ठीक है, जो घटाने पे 6 देता हो। 216 के से टुकड़े घटाने पर 6 देता हो, जैसे 8 18 में से अगर 6 6 6 48, नहीं ये नहीं आएगा। तो अगर हम लोग करें 16, 216 के टुकड़े कर ही लो ना साइड में, ऐसे करके पता चल जाता है ना। 1 0 8, फिर 2 से कर लो 5 4, फिर 2 से कर लो 27, फिर 3 से कर लो 9, और फिर 3 से कर लो 3, और फिर 3 से कर लो 1। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये हो गया 1 और 27, 3 3 9 27, 27 में से 8 जाके बढ़ते हैं 21, तो ये तो काम चलेगा नहीं। तो और देखो कुछ, 8 या 24 माइनस 9, ये भी नहीं चलेगा। ठीक है, ओके, ऐसा कर लो फिर 3 या 9 या 27। ठीक है, आपके पास में क्या फैक्टर बनेंगे, 216 के ऐसे टुकड़े जिनको घटाने पर हमें मिल जाता हो कितना बेटा, 6 मिल जाता हो, है ना। कितना मिल जाता हो, 6 मिल जाता हो। तो ठीक, तो 6 मिल जाता हो आपके पास में, वो टुकड़े होंगे 18। अगर देखें 36 18, इनको ले लो 18, तो ये आ गया, और 3 4 या 12, हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके, ठीक है, ठीक है, 18 और 12 बनेंगे। लेकिन माइनस क्वेश्चन के अंदर जो है आपके पास में माइनस कहाँ से आएगा, माइनस कहाँ से आएगा, चलिए देखते हैं। तो क्या ये 18 और 12 ना, तो वाई स्क्वायर प्लस के 18 माइनस 12 वाई माइनस के 216 बराबर 0। तो यह आ जाएगा वाई स्क्वायर और प्लस के 18 वाई माइनस 12 वाई और माइनस के 216 इक्वल टू 0। तो वाई कॉमन निकालेंगे तो बचेगा वाई प्लस 18, और यहाँ से कॉमन निकाल लो 12, तो आ जाएगा वाई प्लस 18 बराबर 0। तो वाई का मान, वाई माइनस एक तो 12 आ गया, एक वाई प्लस 18 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो अगर मैं दोनों को इन्हें हल करूं बारी बारी से, ठीक है, बारी बारी से, कि यदि, है ना, यदि हम लोग बात करें कि पहला फैक्टर जो है y माइनस 12, पहले इसको रखते हैं, y प्लस 18 बराबर अगर 0 लें तो y का मान आ जाएगा माइनस 18। आई थिंक ये फील ठीक नहीं आ रहा, अमान्य हो गया, क्योंकि y जो है वो किसी वर्ग की भुजा है, वर्ग की भुजा माइनस में नहीं आ सकती है। और y माइनस, यदि हम दूसरी बारी में यदि y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 रखें तो y का मान आ जाएगा 12, जो कि सही है। यानी कि दूसरे वर्ग की भुजा जो है वो 12 मात्रक होगी। ठीक है, तो और पहले की x बराबर कितना आ जाएगा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x बराबर था कितना, 6 प्लस वाई, यानी कि x बराबर जाएगा 6 प्लस 12, यानी कि x का मान आ जाएगा 18। तो ध्यान रखें कि पहले वर्ग की जो भुजा है, इसकी वर्ग की जो भुजा है वो तो आपका आ गया पहले वर्ग, है ना, पहले वर्ग की भुजा जो है वो तो रहेगी आपकी 18 मात्रक, यह भी जो भी है सेंटीमीटर,
और जो दूसरा है, दूसरे वर्ग की जो भुजा रहेगी, वर्ग की भुजा जो रहेगी वो रहेगी आपकी 12 मात्रक, है ना। तो ये था आपका पूरा का पूरा डाटा। ठीक है बेटा, ये था पूरा का पूरा फाइनल टच द्विघात समीकरण का। अब इससे बाद हम लोग जो चैप्टर आपका है इंपॉर्टेंट, आई थिंक वो चैप्टर है ज्यामिति वाला चैप्टर है, निर्देशांक ज्यामिति, शायद जो भी होगा आई दिन जो भी आएगा वो आ ही जाएगा सामने। तो ये फाइनल टेस्ट था। आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से कर लें। आपको उम्मीद है कि 18 नंबर का जो पोर्शन आता है बीजगणित का उसको आप छोड़ के नहीं आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।